नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो वाराणसी से अहम खबर है, ज्ञान वापी मस्जिद के बाहर हंगामा देखने को मिला है। ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे करने टीम पहुंची थी। ज्ञान वापी मस्जिद के बाहर जमकर नारेबाजी हुई है। आपको बता दें कि मस्जिद में शाम 6 बजे तक सर्वे चलने वाला है और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सर्वे की जो कार्रवाई के लिए कोर्ट कमिश्नर समेत हिंदू और मुस्लिम पक्ष के जो वादी और वकीलों ने अंदर प्रवेश किया। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर मुस्लिम समुदाय के युवाओं की ओर से जमकर नारेबाजी की गई। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर मौजूद मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पहले हर हर महादेव के नारे लगे, आखिर हम कब तक चुप रहे। वाराणसी के एक अदालत ने परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और कई विग्रह का सर्वे और वीडियोग्राफी करने का आदेश जारी किया था, जिसमें अदालत की तरफ से नियुक्त वकील कमिश्नर सर्वे कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस सर्वे में किसी तरह का नापजोक जो है वो नहीं होगा, लेकिन मंदिर और विग्रह कहां कहां है इसका सर्वे जरूर किया जाएगा। तो ज्ञान वापी मस्जिद का ये पूरा मामला है जिसे लेकर सर्वे हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी और सर्वे का काम शुरू हो गया है। ये काम वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश के बाद किया जा रहा है। अब इधर ज्ञान वापी परिसर में वीडियोग्राफी को लेकर सुबह से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। परिसर को होर्डिंग आदि से ढक दिया गया है। वहीं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने वीडियोग्राफी कराए जाने के फैसले का यहां पर विरोध जताया। जुमे की नमाज के लिए काफी संख्या में नमाजी पहुंचे और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़कर निकलने लगे। वाराणसी में एक महिला काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर नमाज पढ़ने लगी और जिसके बाद इस तरह का हंगामा जो है वो देखने को मिला है। महिला को हिरासत में लिया गया है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के अनुसार महिला के पास से हिंदू देवी देवताओं की फोटो मिली है और परिवार वालों से बात की गई तो पता चला कि उनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। जुमे की नमाज के लिए काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे और इस दौरान नमाज पढ़ते नजर आए। अब ज्ञान वापी में जो सर्वे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, एक तरह से देखा जाए तो वाराणसी ज्ञान वापी मस्जिद का यह मामला काफी लंबे समय से चल रहा है। अब ऐसे में वहां पर किस तरह की व्यवस्था नजर आ रही है, क्योंकि समुदाय विशेष की तरफ से इस पर विरोध भी जताया गया है, नारेबाजी यहाँ पर हुई है, तो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर वकीलों की टीम और जो सर्वे की टीम है पहुंची हुई है, तो किस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा है फिलहाल? देखिए, सर्वे के जो तारीख थे वो पहले से मुकर्रर थी। निश्चित रूप से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी, ज्ञान वापी मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे और जिस तरीके से कोर्ट की प्रक्रिया है उसको शांतिपूर्वक पूरी की जा सके। लेकिन थोड़ा बहुत मामला गरमाया था, वहां पर एक दूसरे पक्ष से नारेबाजी वहां पर चल रही थी। पुलिस मौके पे काफी हद तक वहां पर फोर्स पहले से मौजूद थी, लेकिन शांतिपूर्वक जो भीड़ उग्र हुई थी उसको पुलिस प्रशासन ने शांत कराया है। अब सर्वे का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि सर्वे के बाद बहुत सारी जो चीजें हैं वो साफ हो जाएंगी कि हकीकत वहां पर क्या है। जो विवाद लंबे अरसे से चला आ रहा है उस पर कोर्ट अच्छा डिसीजन ले सकेगी। जो सर्वे के हिसाब से जो भी वहां पर सर्वे की रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कोर्ट निर्णय भी लेगा। लेकिन वर्तमान में हालात जो बिगड़े थे वो अब सही हो चुके हैं। जो मस्जिद पक्ष के लोग थे वहां पर जरूर विरोध किया था कि यहाँ पर जो सर्वे का काम मंदिर के मस्जिद के अंदर ना हो, या फिर उसका विरोध करने के बाद वहाँ जो कि कोर्ट का आदेश था। निश्चित रूप से जो प्रशासन को पहले से आशंका थी कि इस तरीके से माहौल खराब हो सकता है, वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स पीएससी के साथ साथ लगाई गई थी ताकि किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। हालांकि बिल्कुल जो माहौल खराब होने की कोशिश की गई है उसको प्रशासन ने संभाल लिया और सर्वे का काम शुरू हो चुका है वहां पर। चलिए, अब अगर हम सर्वे की बात करें तो कितने दिनों तक ये सर्वे चलने वाला है? दूसरी तरफ अनूप, जब आज पहले ही दिन इस तरह की स्थिति है तो बाकी दिन तो सुरक्षा और टाइट करनी होगी।
बिल्कुल सर्वे चूंकि टीम पहुंची वहां पर जो न्यायालय के जो अधिकारी हैं संबंधित वो भी वहां पर मौजूद हैं, वकीलों का एक वहां पर दस्ता है, तो निश्चित रूप से वो कानूनी प्रक्रिया है वो होनी है वहां पर। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज हालात खराब हुए हैं तो ऐसे में वहां के जिला प्रशासन हो या फिर पुलिस प्रशासन वहां चौकन्ना रहना होगा और आगे कुछ इस तरीके से और वहां पर टीम को पहुंचना होता है या फिर जांच होती है तो निश्चित रूप से वहां पर सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा माहौल न बन पावे, तमाम जो चीजें हैं उसको ध्यान देके ही आगे बढ़ना होगा मुझे लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनूप, आपका नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो मस्जिद में शाम 6 बजे तक ये सर्वे चलने वाला है, इस पर नजर बनी रहेगी क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई है, हंगामा भी देखने को मिला है, नारेबाजी हुई है। अब सर्वे अभी 1-2 दिन तक और चलेगा तो ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती ये रहने वाला है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों का जायजा उन्होंने लिया है, अधिकारियों ने उन्हें इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। सीएम ने 4 लेन के ऊपरीगामी रेल सेतु के होने वाले निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया है। सीएम ने रेलवे ओवरब्रिज के काम की पूरी जानकारी ली है, अधिकारियों ने उन्हें इसके बारे में मैप के जरिए जानकारी दी। इसके बाद सीएम ने कुछ ही दूरी पर एक मल्टी लेवल पार्किंग और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया, यहां भी उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ विकास कार्य किए जा रहे हैं। सीएम ने विजन डॉक्यूमेंट को भी देखा और समझा, उन्होंने जाना कि अयोध्या को विकसित करने की क्या कार्य योजना है। 1900 करोड़ के विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सीएम पीएम आवास योजना के लाभार्थी के घर भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने भोजन किया। सीएम ने अपने इस दौरे पर सबसे पहले रामलला के दर्शन किए थे और हनुमान गढ़ी भी पहुंचे थे। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। चलिए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण खबर की। तो आजम खान मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से नाराजगी जताई है। आजम खान मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी, 137 दिनों में फैसला ना देना न्याय का मखौल उड़ाना है, यानी कि मजाक उड़ाना है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। आजम खान को 87 में से 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में 11 मई को सुनवाई होगी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत पर फैसला ना आने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने ये मामला जो है, इस पर फैसला जो है सुरक्षित रखा है, जिसे लेकर ये सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आजम खान 87 में से 86 मामलों में जमानत पा चुके हैं तो एक मामले में 137 दिन बीत जाने के बाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला क्यों नहीं लिया। तल्ख टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह न्याय का मखौल उड़ाना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अगर हाईकोर्ट फैसला नहीं करता है तो मामले में हमें दखल देना होगा। मामले की सुनवाई अब 11 मई को होगी। आपको बता दें कि शत्रु संपत्ति से जुड़ा यह पूरा मामला है। जौहर यूनिवर्सिटी में कुछ प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, जिसे शत्रु संपत्ति करार दिया गया है। अब उस पर यह मामला चल रहा है जिस पर फैसला अब तक नहीं आ सका है। फैसला हाईकोर्ट की तरफ से सुरक्षित रखा गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ये सवाल उठाए एक तरह से कि 137 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद भी इस पूरे मामले पर फैसला क्यों नहीं लिया गया। हाईकोर्ट फैसला नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर दखल देगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो आजम खान की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नाराजगी जताई है और अब तक इस पूरे मामले पर फैसला नहीं आने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी साफ देखने को मिली है। तो आखिर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आखिर एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा मामला है और हाईकोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट के बीच आ गया है। हाईकोर्ट ने मामला सुरक्षित रखा है, पिछले दिनों जो सुनवाई हुई थी उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है कि जल्दी फैसला नहीं लेते तो हम भी दखल देंगे। तो आखिर अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच अब ये पूरा मामला आ गया। आजम खान से जुड़ा ये पूरा मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी तल्ख अंदाज में ये कह दिया है कि अगर इस पर हाई कोर्ट फैसला नहीं ले पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर दखल देगा। चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे तौकीर के साथ। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त, आजम खान से जुड़ा ये पूरा मामला है
फैसला सुरक्षित रखा गया हाईकोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट में 11 मई को सुनवाई होनी है। तो आखिर इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। देखिए, ये पुराना मामला था। 2021 में इसका फैसला आया था और सुरक्षित रख लिया गया था। इसी को चलते आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से एक सख्ती भी दिखाई है अपनी भाषा में और कहा है कि हाई कोर्ट इस तरह से मामलों को लंबित नहीं रख सकता है। तो फिलहाल इससे ये माना जा रहा है कि अब आजम खान के लिए थोड़ी सी राहत जरूर होने वाली है, क्योंकि इस मुकदमे से ये आखिरी मुकदमा है। 86 मुकदमे में उनकी बेल हो चुकी है और ये 87 ऐसा मुकदमा है जिसमें अगर बेल होती है तो आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं। और इस मुकदमे का जो मुख्य आरोपी है गयासुद्दीन, उसकी बेल पहले हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये भी जरूर माना जा रहा है, यानी कि यूं कहीं कि आशंका जताई जा रही है कि अब आजम खान की राहें थोड़ी आसान हो सकती है कि उसी बेल के बिहाफ पे ही इनके वकील ने बेल मांगी है इनसे। और अगर ये बेल हो जाती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण थोड़े से बदलते जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो लगातार राजनीति हो रही थी उनसे लोग मिलने जा रहे थे, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लीडर हो, और यहाँ तक कि शिवपाल यादव। तो फिलहाल उनके आने के बाद थोड़ी तस्वीर जरूर साफ होगी कि आने वाले चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला उसमें कैसे इनकी भूमिका रहेगी। और खासकर जो लोकसभा के उपचुनाव हैं जिसमें आजमगढ़ और रामपुर शामिल है, वहां पर आजम खान की क्या भूमिका होगी। तो फिलहाल आज की टिप्पणी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जरूर मानी जा रही है। जी, अब देखिए, एक ही मामला लंबित है जिसके लिए लगभग 137 दिन का वक्त लग चुका है। अगर हम बात करें आजम खान की, तो काफी समय से जेल में बंद है और तमाम दिग्गज उससे लगातार मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में तौकीर हम इसे क्या मानकर चले? क्या हाईकोर्ट में अगर फैसला नहीं आता है तो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट इस फैसले का इंतजार करेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है आज अगर हाई कोर्ट इसमें जल्द फैसला नहीं लेता है तो वो खुद इसका संज्ञान लेगा और उसमें उस मामले की सुनवाई करेगा। तो कहीं ना कहीं ये मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आजम खान को लेकर तस्वीर बहुत जल्द साफ होने वाली है। और इसके अलावा जो खास बात है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक हलफनामा प्रस्तुत किया 29 अप्रैल को, जिसमें जिस वक्फ संपत्ति को लेकर मुकदमा लिखा गया था, उस वक्फ संपत्ति को लेकर उसने कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है। तो साफ तौर पर अब सरकार की तरफ से भी साफ हो गया है और अब कि वो वक्फ संपत्ति नहीं है। तो कहीं ना कहीं तस्वीर जरूर साफ होगी। हाईकोर्ट में जिस तरह से वकीलों की बहस चल रही है, ये वक्फ संपत्ति को लेकर के शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया था आजम खान ने, इसको लेकर अब बहस भी आसान हो सकेगी, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सीधे तौर पे कह दिया कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं थी। इसके बाद आजम खान के लिए थोड़ी सी मुश्किलें पड़ने वाली है, क्योंकि आजम खान ने इस मुकदमे में, या यूं कहें कि जौहर यूनिवर्सिटी में जो जमीनें ली थी उसमें एक जमीन का टुकड़ा ये भी था जिसमें कहा गया था कि वक्फ प्रॉपर्टी है, इसको उन्होंने लिया है, जबकि इसे शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था। और सरकार भी अब कह रही है कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये शत्रु संपत्ति घोषित होगी। चलिए, और ऐसे में अगर आजम खान को लेकर फैसला होता है तो ये भी खैर देखने वाली बात होगी और काफी दिलचस्प रहने वाला है ये राजनीतिक लिहाज से भी। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। रामपुर से बड़ी खबर है, सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। तेज रफ्तार बेकाबू कार खंबे से जा टकराई। रामपुर से मुरादाबाद ये परिवार जा रहा था। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो तेज रफ्तार बेकाबू कार खंबे से जा टकराई। बेहद दुखद ये सड़क हादसा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। रामपुर से मुरादाबाद ये परिवार जा रहा था जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। तो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 6 लोगों की मौत हुई है इस पूरे घटनाक्रम में। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। ये गाड़ी है यूपी 85 AF 2115 इनोवा गाड़ी है ग्रे कलर की। ये बहुत तेज गति से जा रही थी। मैं तो मौके पे गया था, यही देखने गया था कि घटना की वजह क्या है। तो वजह शुद्ध रूप से यही निकल के आई कि बहुत स्पीड में थी गाड़ी, डिसबैलेंस हो गई। पहले उसने ये पोल को तोड़ा, बिजली का पोल था, फिर उससे भी नहीं रुकी, बगल में पेड़ था, पेड़ को भी उखाड़ दिया। लेकिन इस क्रम में गाड़ी की बहुत दुर्गति हो गई। इसमें 11 लोग बैठे थे, 6 की तो मृत्यु कन्फर्म हो गई है। हमें लग रहा है 3 व्यक्ति और हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनकी भी स्थिति बहुत क्रिटिकल है। 2 बच्चे बचे हैं, उसमें से दोनों सेफ हैं, 2 तो बिल्कुल सेफ हैं, 3 के बारे में भी हम डाउटफुल हैं। सबको जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पे 4 दरोगा लगाया है मैंने कि जल्दी से पोस्टमार्टम हो जाए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की आगरा के सर्किट हाउस में आयोजित जन चौपाल में बेरहन दुष्कर्म पीड़िता फक कर रो पड़ी और पीड़िता। आगरा से अहम खबर है, डिप्टी सीएम ने हालांकि समस्या भी सुनी और पीड़िता ने यहां पर न्याय की गुहार लगाई है। इंस्पेक्टर को लेकर शिकायत की, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंस्पेक्टर भी उन्हें मारकर भगा देता है, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। जिसके बाद उप मुख्यमंत्री ने तत्काल एसएसपी सुधीर कुमार को बुलाया और मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है।
बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जस्टिस राजीव गुप्ता ने खुद को सुनवाई से अलग किया है। मामला चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस से मामले की सुनवाई के लिए कोई नई बेंच गठित किए जाने की सिफारिश की। आपको बता दें कि यह मामला बाहुबली मुख्तार अंसारी की सिफारिश पर 4 लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने का है। तो मुख्तार अंसारी से जुड़े मामले पर अब जज ने खुद को अलग करने की बात कही है। हाईकोर्ट के जज ने खुद को सुनवाई से अलग करने की बात कही है। जस्टिस राजीव गुप्ता ने सुनवाई से अलग किया है खुद को। मुख्तार अंसारी का यह पूरा मामला है, चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार नहीं आता। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर की इजाजत के लिए कोई अन्य ठोस आधार नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा अदालत ने इस मामले में दखल देने से इनकार किया है। अदालत ने याचिका में की गई मांग को गलत बताते हुए अर्जी को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मंदिरों और मस्जिदों से 1 लाख से भी ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। तो बदायूं के एसडीएम की ओर से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत वाली अर्जी को खारिज किए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। लोगों ने एसडीएम के पास जाकर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी, जिसे एसडीएम ने अस्वीकार कर दिया था। चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। अयोध्या पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पिछले दिनों उत्तराखंड के दौरे से वापस आ चुके हैं और आज अयोध्या पहुंचे हैं। मंच पर मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ। कई सौगात यहां पर देने वाले हैं। सीएम योगी के साथ ऊर्जा मंत्री भी मौजूद हैं। तो अयोध्या दौरे पर हैं मुख्यमंत्री और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं मंच से, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और तमाम तरह की जो योजनाएं चलाई जा रही है, जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसकी समीक्षा करते हुए आज नजर आए अयोध्या में योगी आदित्यनाथ। उसके बाद दलित के घर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने खाना भी खाया है और किस तरह से योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है इस बारे में उन्होंने जानकारी भी ली है। शुरुआत में हनुमानगढ़ी के बाद रामलला भी पहुंचे थे, जहाँ पर उन्होंने दर्शन किया और उसके बाद अब ये सभा का आयोजन किया गया है, जहाँ पर सीएम पहुंचे हुए हैं। लगभग 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा वो करते हुए नजर आ रहे हैं अपने अयोध्या दौरे के दौरान। तो 6 मई यानी कि आज के दिन अयोध्या के दौरे पर हैं सीएम योगी। 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया है। अयोध्या के गुप्तार घाट जाकर सीएम योगी महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अब बताइए पूरे कई प्रदेशों में क्या हो रहा है। दिल्ली में अगर रोड तोड़ा गया किनारे इंक्रोचमेंट, तो अलवर में बदला ले रहे हैं। ये क्या तरीका है, मैं नहीं समझता हूँ। और उसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं बोलो बाबा माफ करिएगा, ये शब्द सिविलाइज सोसाइटी में नहीं इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं कानून का शासन, संविधान का शासन, रूल ऑफ लॉ। हम न्यायाधीश के रूप में बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं योगी जी। कानून के शासन में एक ही कानून सबके लिए है। कोई भी इंक्रोचमेंट करे हिंदू और मुस्लिम, पुलिस का एक ही डंडा चलता है। तो ये है योगी जी की विशालता, ये है योगी जी का सामर्थ्य कि एक ही न्याय, एक ही व्यवस्था सबके ऊपर लागू है। कहीं सड़क पे न नमाज पढ़ा जा रहा, न कहीं सड़क पे पूजा की जा रही है। क्या उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, ये कहीं नहीं आप पाएंगे। और ये जो शब्द यूज करते हैं, ये छोटे दिल के लोग हैं, अंदर की बात है। आप कहिए ना कानून का शासन हो रहा हमारे हिंदुस्तान में। इस अयोध्या की धरती में 2 शब्द कहूंगा क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते हैं। यहाँ मनु के बाद एक ऋषभदेव हुए, जैन धर्म के पहले प्रवर्तक थे। उनकी पत्नी का नाम था जयंती, इंद्र की कन्या थी। इस अयोध्या से वो हफ्तों निकल जाते थे पत्नी के साथ
जनता का हाल चाल ले लें। और मैं जब योगी जी को मोदी जी के साथ दौड़ते देखता हूं, अभी यहां कल वहां, दोपहर में मैं अपने होटल में। चलो बात करते की तो ज्योत सिंह बिष्ट ने ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी। आज ही कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया था। धनौर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं बिष्ट, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्योत सिंह जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया, उन्होंने हालांकि नाराजगी अपनी व्यक्त की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में अंतरकलह की स्थिति से परेशान हूं। अब इसके बाद ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। धनौल्टी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था बिष्ट ने, अब वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में अपनी पूरी इकाइयां भंग कर दी थी, जिसके बाद अब नए सिरे से पार्टी को लेकर यहां पर गठन की तैयारियां चल रही थी। अब बिष्ट जो है, जो काफी पुराने दिग्गज नेता है, जिन्होंने धनौल्टी से चुनाव लड़ा था, काफी महत्वपूर्ण सीट है ये, और अब आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस को कितना नुकसान होगा इससे खैर ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आज ही कांग्रेस के सभी पदों से धनौल्टी से चुनाव लड़ने वाले बिष्ट ने इस्तीफा दे दिया है। ज्योत सिंह बिष्ट ने अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया। अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, कितना नुकसान कांग्रेस को, बिष्ट अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं? बिल्कुल, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो ये बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाले ज्योत सिंह बिष्ट ने सुबह अपने पदों से इस्तीफा दिया और देर शाम होते होते वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। और गढ़वाल के एक बड़े नेता थे ज्योत सिंह बिष्ट और सीधे तौर पर धनौल्टी विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं हालिया में। तो ऐसे में एक बड़ा झटका उत्तराखंड कांग्रेस को लगा है। हालांकि जो हरीश रावत हैं वो उनका इस्तीफा नामंजूर करने की बात सोशल मीडिया पर करते जरूर नजर आए, लेकिन ज्योत सिंह बिष्ट की दूसरी तरफ तस्वीरें भी वायरल होगी जब उन्होंने मनीष सिसोदिया के सामने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। देखिए, बड़ा झटका है उत्तराखंड कांग्रेस के लिए। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड में चंपावत सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने निर्मला गैतोड़ी को मैदान में उतारा है। यहां वे सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि इस उपचुनाव के लिए 11 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। 31 मई को मतदान होगा, नतीजे 3 तारीख को आ जाएंगे और 9 तारीख को धामी अपना नामांकन भरेंगे। और खासकर बीजेपी ने चंपावत सीट के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। तो वहीं कांग्रेस कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया में फंसी थी, लेकिन अब जो है वो इंतजार खत्म हो गया। निर्मला गैतोड़ी का नाम कांग्रेस ने बताया है और निर्मला गैतोड़ी जो है वो प्रत्याशी होंगी कांग्रेस की। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।